हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं जीके लूसेंट के साइंस में जंतु विज्ञान की शाखा या ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इम्टोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन करने वाली किस शाखा के अंतर्गत आती है? जब हस्तियों की बात होती है तो ऑस्टोलॉजी। और जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? इम्यूनोलॉजी में। फिर बात करते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म का। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एम्टोलॉजी। तितलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? लेपिडोरियोलॉजी। मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑन्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होता है? ऊतक से। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं दोस्तों, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्कोलॉजी। वंशगति के नियमों का अध्ययन को क्या कहते हैं? जब वंशगति की बात करते हैं तो बात होती है अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण सुधारने में से नस्ल सुधारना कहलाता है क्या? यूथेनिक्स। नल वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एंड्रोक्राइनोलॉजी। उस विज्ञान की वो जो अनुश्वासनता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहते हैं किसे? यूजेनिक्स। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इंटमेटोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकेथोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाहरी आकृति एवं बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का तथा उसकी वंशगति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं मायोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रेशम पालना कहलाता है सेरीकल्चर। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबद्ध विज्ञान क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित होता है? वृद्ध। और पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित होता है? शिशु रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है? आनुवांशिकी के लिए। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। और जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑन्कोलॉजी कैंसर संबंधित है। आनुवांशिकी किससे संबंधित होता है? आनुवांशिकता से। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। परिस्थितिकी विज्ञान में इकोलॉजी का किससे संबंध है? शरीर, संरचना और वातावरण से। और एरेनोलॉजी किसका अध्ययन है? मकड़ों का अध्ययन। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख जीव वैज्ञानिक या बायो साइंटिस्ट के बारे में। पहला, प्राकृतिक वारणवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन से विशेष संबंध था चार्ल्स डार्विन का। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं मेंडल। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। पलहमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकलेटॉन्ग में। और फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन थे? लेमार। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यू वेन हॉक ने। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? डार्विन। और स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? लेनेक ने। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में किस रोग से जुड़े थे? चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे जी थे जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। हृदय का पहला प्रतिस्पादन किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। डीएनए की संरचना का सबसे पहले किसने रेखांकित की थी? वॉटसन व किक्र ने। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन का। निम्नलिखित में से किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की? किस सेकंड एंड फोर्थ यानी लुई पाश्चर और टी स्वान ने। सूची बनाओ, सूची में सम्मिलित करना है आपको 16 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। यानी डीएनए की संरचना वॉटसन और क्रिक ने, एबीओ रक्त समूह कॉल लैंडस्टीनर ने, फिर जैम्पिक जीन बारबरा मैलिंगटोंग ने और रेगुलेटरी जीन जेकब और मैनॉर्ड ने किया था। क्वेश्चन 17 में आते हैं दोस्तों, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? बेटसन। क्या सम्मिलित नहीं है? जोसेफ लिस्टर। कुष्ठ रोग का उपचार सम्मिलित नहीं है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधा टीका की लुई पाश्चर ने खोज की थी। और प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी। किन्होंने? ए फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने की खोज की थी। एंटीबायोटिक की खोज ए फ्लेमिंग ने की थी और पेंसिलिन की खोज भी ए फ्लेमिंग ने की थी। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के जन्मदाता जाने जाते हैं। और क्वेश्चन 24 कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, लेप्रोसी बैसिलस का आविष्कार किसने किया था? हैंसन ने। फिर क्वेश्चन 26 हमें मिलाना है मैथ द कॉलम। तो जेनर टीकाकरण से संबंधित है, वॉटसन द्विकुंडलीकरण से संबंधित है, लैंड स्टीनर रुधिर वर्ग से संबंधित है और फ्लेमिंग लैट्स स्टीनर रुधिर वर्ग से संबंधित है और फ्लेमिंग जो है वो पेंसिलिन से संबंधित है। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? लैंड स्टीनर ने किया था। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था एफ.जी. बैंटिंग ने। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हाइन मैनन। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? एपिथीलियम ऊतक। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? वासयमय ऊतक। सेबिसिस ग्रंथियां पाई जाती हैं किसमें? स्थानियों की त्वचा के डर्मिस में। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पर। लेक्रामाइल ग्रंथियां स्रवित होती हैं आंसू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 8 की। वृद्धावस्था में त्वचा की झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है अस्थि को अस्थि से। ऊंट का कबूड़ किस ऊतक का बना होता है? वसयमय ऊतक का। और मोटापा निम्न से किसकी अधिकता के कारण होता है? वसा ऊतक। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? रक्त जो है वो ऊतक का उदाहरण है। बायोप्सी से किससे संबंधित है? क्वेश्चन 16 बायोप्सी किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि परीक्षण के लिए ऊतकों का शरीर से अलग करने के लिए मास्ट कोशिकाएं मास्ट सेल पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। हैवरशियन तंत्र पाया जाता है स्तनियों की अस्थियों में। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लोरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के। दांत का शिखर किसका बना होता है?
एनामिल का। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं। नाभि रज्जु है भ्रूण संयोजी ऊतक। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। किसी ऊतक के मुख, खुर और सींग बने होते हैं कैरोटीन के। आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। और रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? रक्त हमारा एक संयोजी ऊतक होता है। प्लाज्मा जल प्रतिशत कितना? 90%। और जन्म के बाद किस ऊतक की कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका के होते हैं। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स की। आनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं मेंडल। आनुवांशिकी इकाइयों है जीन। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। जीन है डीएनए का एक भाग। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक हैं खुराना। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। बीडल व टैंटम के ने जीन को व्यक्त किया जा सकता है उपयुक्त सभी तरह से, यानी आनुवांशिकता की इकाई से डीएनए का एक भाग, उत्परिवर्तन की इकाई। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक है जोहार्सन। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। और प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। क्वेश्चन 11। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? उपयुक्त दोनों ने आनुवांशिकता विभिन्नता के साथ ही और वातावरण की विभिन्नता। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। पुरुष में पुरुषत्व तत्व के लिए कौन सा गुण सूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? एक्स और वाई। एक समान मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है एक्स और वाई। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? पिता के द्वारा। एक समान मानव शुक्राणु के ऑस्टोमस की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग सहलग्न रोग है? वर्णदंता। लाल हरी वर्णदंता होने का कारण क्या है? एक्स गुणसूत्रों की वंशगति। हीमीफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णदंता का माना जाता है उपयुक्त दोनों के रूप में, यानी प्रोटोनियोपिया के रूप में और ड्यूटेनोरिया के रूप में। एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान पुत्री से हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांत होंगे। एक वर्णांत पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांत होने की संभावना क्या है? 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जीन शब्द किसने बनाया है? WL जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि वर्णदंता वाले व्यक्ति का लाल रंग दिखाई देता है हरा। एक वर्णांत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है और वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रियों के पुत्रों में। निम्नलिखित में कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया। डीएनए अगली छाप तकनीक का उपयोग किसके संसूचन के लिए किया जाता है? विवादित जनकता। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इनमें सभी, यानी माता पिता, बलात्कारी, चोर। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। लैंगिक जनन के आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? जीन के मिश्रण में भी, क्रोमोसोम के बदलाव में, जीन के मिश्रण में, यानी उपयुक्त सभी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। और टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है
44A प्लस एक्स। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अब इवोल्यूशन यानी उद विकास के बारे में। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। लामार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपजित लक्षणों की वंशागति। जीवों के प्रति प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। योग्यतम का उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया था डार्विन ने। उत्तर परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता है डी ब्रीच। समरूप अंग होते हैं कार्य में समान, समजात अंग होते हैं रचना में समान। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लेमार्क ने जीवन में विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत इससे संबंधित नहीं हैं? जीवन संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? अंगों का उपयोग व अनुपयोग। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत। उपवर्तन के सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी ब्रीच ने। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं वो समजात अंग। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जीवन की उत्पत्ति हुई है जल में, और जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी? ऑक्सीजन। क्वेश्चन 17, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। मनुष्य के अवशोषी अंग है कर्ण पल्लव पेशियाँ। जीवन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। क्वेश्चन नंबर 21, प्रयोग और अनुप्रयोग के कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। लामार्क। पक्षियों और कीटों की पंख कैसे होते हैं? समवर्ती। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।